आपका स्वागत है KSC क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे और एकदम अच्छे ढंग से समझाएंगे। बशर्ते वीडियो को अंत तक देखना और यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जरा समझेगा कोशिका विभाजन कहते हैं किसको। तो एक बात याद रखना, पुराना कोशिका से नया कोशिका जब बनेगा तो उसी को कहेंगे कोशिका विभाजन। क्लियर? पुराना कोशिका से जब नया कोशिका का निर्माण होगा तो उसी को क्या कहेंगे? कोशिका विभाजन। एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे जब हम जन्म लिए होंगे तो बताओ, ये वाला अंगुली इतना बड़ा होगा नहीं, ये अंगुली छोटा होगा, सब अंगुली छोटा होगा। लेकिन उम्र जब बढ़ते गया और उम्र जैसे जैसे बढ़ते गया तो एकरा में कोशिका विभाजन हुआ। तो पहले छोटा था, अभी इतना बड़ा बड़ा अंगुली हो गया। तो बताओ, छोटा पहले था तब वो कौन कोशिका था? पुराना कोशिका। अब अभी इतना बड़ा उंगली हो गया है तो ये कौन कोशिका? नया कोशिका। तो बताओ, पुराना कोशिका से नया कोशिका बनेगा, क्या कहलाएगा? कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन 3 तरह के होता है। कोशिका विभाजन कितने तरह का होता है? 3 तरह के। एक का नाम है असूत्री विभाजन, दूसरा के नाम है समसूत्री विभाजन और तीसरा का नाम है अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर? कोशिका विभाजन कितने तरह के होता है? 3 तरह के। पहला का नाम है असूत्री विभाजन, दूसरा के नाम है समसूत्री विभाजन और तीसरा के नाम का है अर्धसूत्री विभाजन। आप जरा समझेगा सबसे पहले किसके बारे में? असूत्री विभाजन के बारे में जरा समझेगा। तो एक बात याद रखना, पृथ्वी पर जितना भी एक कोशिकीय जीव है का, पृथ्वी पर जितना एक कोशिकीय जीव है का, पृथ्वी पर जितना एक कोशिकीय जीव है वो सभी के सभी एक कोशिकीय जीव में कौन विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन किसमें होता है? तो एक कोशिकीय जीव। और एक कोशिकीय जीव इतना छोटा होता है कि ओकरा खुली आंख से हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो जिस जीव को खुली आंख से नहीं देखेंगे, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा मतलब वो अविकसित होगा, उसको क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक उसको क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक। दोनों बातें क्लियर हुआ? क्या बताएं? हम बताएं यही कि असूत्री विभाजन होता है एक कोशिकीय जीव में, और उसके बाद प्रोकैरियोटिक जीव में भी कौन कोशिका विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन। इसे भी एग्जांपल से बताएंगे, जरा ध्यान से समझेगा। एक कोशिकीय जीव कहने का मतलब वह जीव जिसका शरीर एगो कोशिका से मिलकर बना, और एक कोशिकीय जीव बड़ी छोटा होता है, ओकरा खुली आंख से नहीं देखेंगे, ओकरे का कहते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव। क्लियर? जैसे एग्जांपल में जरा बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल में बताते हैं तो और बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल में एक याद रखो, जीवाणु, जिसको इंग्लिशवा में कहते हैं बैक्टीरिया। जीवाणु का है बड़ी सूक्ष्म जीव है, तो यानी प्रोकैरियोटिक कहलाएगा। और ये एगो कोशिका से मिलकर के बना है तो एक कोशिकीय कहलाएगा। क्लियर? उसके बाद अमीबा। एक और याद रखो, नील हरित शैवाल का याद रखना है, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल ये सब के सब एक कोशिकीय जीव है। जीवाणु, अमीबा, नील हरित शैवाल एक कोशिकीय है और इतना छोटा है कि इसको खुली आंख से नहीं देखेंगे, इसीलिए इसको प्रोकैरियोटिक जीव भी कहेंगे। और जीवाणु, अमीबा, नील हरित शैवाल ये सब में कोशिका विभाजन होता है, लेकिन कौन वाला? असूत्री विभाजन। क्लियर हुआ? बताओ, असूत्री विभाजन किसको कहेंगे? तो एक कोशिकीय जीव और प्रोकैरियोटिक जीव में असूत्री विभाजन होता है। एग्जाम्पल भी बता दिए। एक और बात याद रखना, एक पॉइंट का याद रखना है कि जो व्यक्ति कैंसर से ग्रसित है, मतलब उसको कौन रोग हो गया है? कैंसर रोग हो गया है, तो उसके शरीर में भी कोशिका का विभाजन होगा, लेकिन कौन वाला होगा? तो असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन कहने का मतलब
कोशिका बढ़ते चला जाएगा, रुकेगा ना रुकेगा। जरा ध्यान से समझेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये अंगुली है, यहाँ पर एगो कोशिका बढ़ेला शुरू हो गया, अब बढ़ते 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 हाथी के सूंड जैसा एकदम लंबा कोशिका ऐसे इधर निकल गया, और ये बड़ा होते जा रहा है, होते जा रहा है, ये रुके के नाम ले रहा है नहीं। तो ओकरे का कहेंगे आसूत्री। मतलब शरीर में कोई एक हिस्सा जब बढ़ेला शुरू हो जाएगा और वो इतना बड़ा हो जाएगा, उसमें हमेशा कोशिका का विभाजन होते जाएगा, तो वो होगा आसूत्री। तो बताओ कैंसर से ग्रसित व्यक्ति में कौन कोशिका विभाजन होता है? तो आसूत्री कोशिका का विभाजन होता है। क्लियर? अब जरा ध्यान से समझेगा, इसे हम फिगर के द्वारा एक बार समझाते हैं, जरा ध्यान से समझेगा। ई बना दिए हम कोशिका, ई का बना दिए बाबू, ई बना दिए कोशिका, और एकरा में केंद्रक है। लेकिन यही कोशिका में मान लेते हैं कि अमीबा है, क्योंकि अमीबा, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ये सब में कौन विभाजन होता है? आसूत्री विभाजन। एकरा में केंद्रक है, लेकिन जब इसमें आसूत्री विभाजन होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसका केंद्रक लंबा हो जाएगा। एक केंद्रक का हो जाएगा लंबा, केंद्रक का होगा, केंद्रक चपटा मतलब लंबा होगा। और लंबा होते होगा, जैसे जैसे लंबा होगा ये दोनों केंद्रक एक दूसरे से क्या होगा? अलग हो जाएगा। देखो यहाँ केंद्रक गोल था, आगे दिया चपटा हो गया, और चपटा होने के बाद ये वाला केंद्रक अलग हो जाता है, ये वाला केंद्रक अलग हो जाता है, दोनों केंद्रक के बंटवारा हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि ई अब चपटा हो जाता है। ई कैसा आकार ले लेता है? चपटा। जरा ध्यान से समझिएगा, ई कैसा हो जाता है? तो चपटा हो जाता है। एक कर केंद्र के यहाँ, एक कर केंद्र के यहाँ, जरा समझिएगा। ई बताओ तो बाहर वाला को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्लियर? इसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। और एकरा में एक विशेष प्रकार के द्रव होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कोशिका द्रव कहते हैं। आप जरा समझिएगा। बताओ एक को केंद्रक था, यहाँ चपटा हुआ, यहाँ यही चपटा दो भाग में बांट गया था, दो केंद्रक हुआ। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाता है तब उस कंडीशन में कोशिका झिल्ली फैल होता है, और कोशिका झिल्ली जब फैलता है तो कोशिका द्रव दोनों को एक दूसरे से क्या कर देता है? अलगे कर देता है। एकरा में भी कोशिका द्रव भरल है, एकरा में भी, लेकिन कोशिका द्रव कहता है कि इतना तो नहीं चपटा हो गेवे किया है, तो लाओ ना हम घींच के क्या कर देते हैं? अलगे। तो उस कंडीशन में ई एगो अलगे कोशिका बन जाएगा और ई एगो अलगे कोशिका बन जाएगा। अब तो समझ में आया? आया या नहीं? तो बताओ एक कोशिकीय जीव और प्रोकैरियोटिक जीव में कौन कोशिका विभाजन होता है? तो आसूत्री कोशिका विभाजन होता है। उसके बाद कैंसर से ग्रसित व्यक्ति में कौन कोशिका विभाजन होगा? तो आसूत्री कोशिका विभाजन होगा। यहाँ तक तो बातें क्लियर? हाँ या ना? अब हम लोग पढ़ेंगे समसूत्री कोशिका विभाजन। आप किसके बारे में पढ़ेंगे? तो समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? तो समसूत्री कोशिका विभाजन। अब जरा समझेगा समसूत्री कोशिका विभाजन है का। तो देखो ये सम का मतलब होता है बराबर, सम का मतलब क्या होता है? बराबर। मतलब इसका कहने का मतलब है, जरा ध्यान से समझेगा। मान लेते हैं चोट लगा, चोट लगला के बाद में नाकिया पचक गया, और नाकिया पचका एक मतलब एकरा में 100 गो कोशिका बर्बाद हो गया, तब नहीं नाकिया पचक गया। तब बताओ इस नाकिया सीधा कब होगा? जब 100 गो कोशिका एकरा में बन जाएगा तो ये नाकिया का हो जाएगा सीधा। लेकिन 100 गो खराब हुआ, बन गया 500, तो नाकिया हाथी के सूंड जैसे बड़का गो हो जाएगा। क्लियर? मतलब जितना कोशिका खराब होगा, जितना कोशिका मरेगा, उतना कोशिका ओकरा में जन्म ले लेगा, तब ओकरे का कहेंगे समसूत्री। समसूत्री समझ में आया? मतलब जितना कोशिका बर्बाद होगा उतना कोशिका बन जाएगा। सम का मतलब होता है बराबर। और समसूत्री विभाजन होता है केकरा में? तो याद रखना कायिक कोशिका में। केकरा में होता है? कायिक कोशिका में। कायिक कोशिका में कौन विभाजन होता है? तो कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। आप समझना कि कायिक कोशिका किसको कहते हैं। तो पृथ्वी पर जितना प्रकार के पौधा है और पृथ्वी पर जितना प्रकार के जंतु है, ये दोनों में 2 प्रकार के कोशिका होता है। एगो तो होता है कायिक कोशिका, जरा ध्यान से समझेगा।
बकवास बहुत कम और कंटेंट बहुत ज्यादा। बताओ, जितना पृथ्वी पर पौधा है और पृथ्वी पर जितना वैरायटी के जंतु है, उसमें दो वैरायटी के कोशिका होता है। एगो के कहते हैं कायिक कोशिका और दूसरा के कहते हैं जनन कोशिका। दूसरा को क्या कहते हैं? जनन कोशिका। अब जरा समझेगा, ये कायिक कोशिका काम है, कायिक कोशिका का काम है ये कोशिका का वृद्धि करता है। कोशिका का क्या करता है? वृद्धि। वृद्धि कहने का मतलब क्या करता है? विकास। आप जरा समझेगा, बताओ, बच्चा पैदा लेता है तो होता है बड़ी छोटा, लेकिन धीरे धीरे उका हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। अब बताओ, का शरीर बढ़ रहा है तो ओकरा में क्या है? कौन कोशिका? कायिक कोशिका। कायिक कोशिका का काम का है? तो उसके कोशिका को बढ़ाना। कोशिका बढ़ेगा तो निश्चित है कि उसका आकार भी बढ़ेगा। क्लियर? और जनन कोशिका में किसका विकास होता है? तो अंडाणु का और शुक्राणु का। अब तो समझ में आया। तो बताओ, कायिक कोशिका का काम का है? तो ई कोशिका में वृद्धि करता है। ई कोशिका में क्या करता है? तो कोशिका में वृद्धि करता है या कोशिका का क्या करता है? विकास करता है। ये वाला बातें क्लियर हुआ? तो बताओ, समसूत्री विभाजन के क्रम में होगा कायिक कोशिका में। कायिक कोशिका का काम का होता है? तो शरीर का विकास करना। बताओ, कोई बच्चा पैदा लिया, अब पैदा लेने के बाद मान लेते हैं कि उसके शरीर में विकास ना हुआ तो बौना कहलाएगा। एकर मतलब कायिक कोशिका पूरी तरह से काम किया, ना काम किया तब ना वो बौना हो गया। अब कायिक कोशिका बढ़िया से काम करेगा तो हमरे जैसन कितना फीट के होगा? 6 फीट के होगा। क्लियर? यहाँ तक तो बातें समझ में आया? हाँ या ना? अब जरा ध्यान से समझेगा, इस समसूत्री विभाजन है ना, ये 5 चरण में होता है। कितने चरण में होता है? समसूत्री विभाजन कितने चरण में होता है? 5 चरण में। जरा ध्यान से सुनेगा और पांचों को बारीकी से याद रखना। पहला का नाम है अंतरा अवस्था। पहला का नाम का है? पहला का नाम है अंतरा अवस्था। पहला का नाम का है? अंतरा अवस्था। अब जरा समझेगा, ये अंतरा अवस्था एकदम पूरी तरह से तैयार रहता है कि हमको कोशिका को बांट देना है। अंतरा अवस्था, पहला चरण का नाम अंतरा अवस्था। क्लियर? दूसरा का नाम है पूर्वावस्था। दूसरा का नाम क्या है? पूर्वावस्था। पूर्वावस्था क्या करता है? तो ये कोशिका के बंटवारा शुरू कर देता है। बंटवारा मतलब विभाजन। बता, एकर काम का है? तो ये पूरी तरह से क्या होता है? एकदम तैयार होता है कि आओ कोशिका आप तोरा बांट दो। लेकिन पूर्वावस्था पूरी तरह से कोशिका को बांटने का काम शुरू कर देता है। दोनों बातें क्लियर हुआ? हाँ या ना? अब जरा ध्यान से सुनेगा, तीसरा अवस्था का नाम है मध्या अवस्था। तीसरा का नाम का है? तो तीसरा का नाम है मध्यावस्था। और ई जरा ध्यान से समझेगा, बताओ, समसूत्री विभाजन कितना चरण में? 5 चरण में। तो सबसे बीच वाला चरण कौन है? तो मध्य अवस्था। लेकिन एग्जामिनर बड़ा चालाक है, हम बता रहे हैं हिंदिया, अब पूछ देगा इंग्लिशिया, तो हम इंग्लिश वो बताएंगे। जरा समझेगा, ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण। चलो चौथा चरण यहाँ लिखते हैं क्योंकि उधर जगह नहीं है। चौथा चरण का नाम है पश्चा अवस्था। चौथा चरण का नाम क्या है? पश्चा अवस्था। क्लियर? अब जरा ध्यान से समझेगा, ये जो पश्चा अवस्था है, एकरा में कोशिका का विभाजन बड़ी कम समय में हो जाता है। मतलब ये सबसे छोटा चरण है। सबसे छोटा चरण है क्योंकि 2 से 3 मिनट में तुरंत कोशिका को ही रद्द कर देता है। क्लियर? और उसके बाद 5वां अवस्था का नाम है, 5वां चरण का नाम का है? तो याद रखना, अंत्या अवस्था। 5वां चरण का नाम का है? अंत्या अवस्था। अब जरा ध्यान से समझेगा, अब अंत्या अवस्था में पूरी तरह से कोशिका के बंटवारा होकर नया जीविका का हो जाता है, विकास हो जाता है। मतलब यहाँ पर जंतु का हो जाता है, पूरी तरह से विकास हो जाता है। क्योंकि 2 कोशिका बट रहा है तो 2 जीव बनेगा। अब जरा समझेगा, बताओ, समसूत्री विभाजन कितने चरण में घटता है? तो 5।
पहला का नाम है अंतरावस्था, इसमें कोशिका पूरी तरह से तैयार होता है। पूर्वा अवस्था में कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है। अब मध्य अवस्था ये समसूत्री विभाजन के बीच वाला अवस्था है। अब पश्चात अवस्था का है, ये कोशिका विभाजन के सबसे छोटा अवस्था है। और अंत्य अवस्था में क्या होता है, तो अंत्य अवस्था में पूरी तरह से एवं नया जीव का हो जाता है, विकास हो जाता है। क्लियर, यहाँ तक तो बातें समझ में आया। अब जरा समझिएगा ई सम की इंग्लिश का है, तो ई है अंतरा अवस्था, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरफेज। इसको इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, इंटरफेज के नाम से जानते हैं। तो बताओ समसूत्री विभाजन के पहला चरण का नाम क्या है, तो इंटरफेज। क्लियर, उसके बाद दूसरा चरण का नाम है प्रोफेज। दूसरा चरण का नाम क्या है, तो प्रोफेज। दूसरा चरण का नाम क्या है, तो दूसरा चरण का नाम है प्रोफेज। हिंदिया भी याद रखना और इंग्लिशिया भी याद रखना, ठीक। और तीसरा चरण का नाम है मेटाफेज। तीसरा चरण का नाम क्या है, तो मेटाफेज। तीनों बातें क्लियर हुआ, यानी मध्य अवस्था को किस नाम से जानते हैं, तो मेटाफेज के नाम से जानते हैं। और चौथा अवस्था का नाम है एनाफेज। चौथा अवस्था का नाम क्या है, एनाफेज, यानी पश्चात अवस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनाफेज के नाम से जानते हैं। और उसके बाद अंत्य अवस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो टेलोफेज के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, टेलोफेज के नाम से जानते हैं। यहाँ तक तो बातें क्लियर। आप जरा समझेगा और सुनेगा। बताओ समसूत्री विभाजन के चरण में, 5 चरण में। पहला का नाम है इंटरफेज। पहला का नाम क्या है, पहला का नाम है इंटर, यहाँ मिस्टेक हो गया, इंटरफेज। उसके बाद दूसरा का नाम है प्रोफेज, तीसरा का नाम है मेटाफेज, चौथा का नाम है एनाफेज और पांचवा का नाम का है टेलोफेज। यहाँ तक तो बातें क्लियर। अब इसे जरा हम एग्जाम्पल से समझाते हैं तो और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। अब बताओ, ये तो जानता होगा कि एगो अगर लड़का पैदा हुआ तो ओकरा में दूगो के योगदान होता है। सबसे पहले तो केकर योगदान होता है, महिला के और पुरुष के, दोनों के साथ ही योगदान होता है। आप बताओ, ई दोनों में गुणसूत्र होता है। महिला में भी 46 गो होता है और पुरुष में भी 46 गो होता है, लेकिन ई महिला में से 23 गो आता है गुणसूत्र और पुरुष में से भी के गो आता है, 23 गो आता है। तब ना 23 मिलेगा तो कितना होगा, 46। अब बताओ, मान लेते हैं 46 यहाँ से चलाएगा और 46 यहाँ से चलाएगा तो के गो हो जाएगा गुणसूत्र, 92 गो गुणसूत्र हो जाएगा। अब 92 गो गुणसूत्र, तो बताओ जब बच्चा पैदा लेगा हाथी जैसा, क्लियर, ओकर दिमाग दूगो रहेगा, वो चलबो करेगा तो पूरा ऐसे ऐसे चलेगा, पूरा रास्ता छेक लेगा। दिमाग दूगो ओकरा में काम करेगा, क्यों, क्योंकि एकरों में से 46 गो चल गया, एकरों में से 46 गो चल गया। एगो कहेगा ना हम बायोलॉजी पढ़ो, एगो कहेगा ना हम फिजिक्स पढ़ो, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। आप बताओ, देखो ना, एकरा में से 23 गो गया, एकरा में से 23 गो गया, तो 23 23 46। तो बताओ, या तो लड़का हो या तो लड़की, हर एक में गुणसूत्र तो 46 गो ना होता है या नहीं, बातें क्लियर। तो समसूत्री विभाजन समझ में आया। समसूत्री विभाजन किसको कहते हैं, तो समसूत्री विभाजन केकरा में होगा, तो कायिक कोशिका में। अब कायिक कोशिका का काम का है, तो विकास करना, मतलब वृद्धि करना, क्लियर, हाँ या ना। अब बताओ, समसूत्री विभाजन के चरण में, 5 चरण में। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। अर्धसूत्री विभाजन किसको कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन का हो या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का हो। आप जरा ये वाला समझेगा कि अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं किसको। तो अर्धसूत्री विभाजन मुख्य रूप से किस में होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन मुख्य रूप से पौधा में भी होता है और उसके बाद जंतु में भी होता है। लेकिन पौधा और जंतु के दोनों के जनन कोशिका में होता है। कहाँ होता है, तो पौधा और जंतु के जनन कोशिका में, पौधा और जंतु के जनन कोशिका में कौन विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन।
अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो पौधा और जीव जंतु के जनन कोशिका में कौन विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन। अब जरा समझेगा, जब जनन में विभाजन होता है तो ओकरा में का बनता है? अंडाणु बनता है, और उसके बाद का बनता है? तो शुक्राणु बनता है। क्लियर? हाँ या ना? शुक्राणु बनता है। सबसे पहला बात क्या बताएं? अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो पौधा और जंतु के जनन कोशिका में। कहाँ? तो जनन कोशिका में ये विभाजन होता है। और जब जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, तब पुरुष में का बन जाता है? शुक्राणु। और महिला में किसका निर्माण होता है? तो अंडाणु का निर्माण होता है। यहाँ तक बातें क्लियर? लेकिन ये जो है ना अर्धसूत्री विभाजन, ये भी कितने चरण में होता है? मतलब अर्धसूत्री विभाजन कितने चरण से होकर गुजरता है? तो 2 चरण से। एक का नाम है अर्धसूत्री फर्स्ट, और दूसरा का नाम का है अर्धसूत्री सेकेंड। एक कहे के मतलब है कि अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण से होकर गुजरता है। एगो के नाम है अर्धसूत्री पहला चरण, और दूसरा के नाम है अर्धसूत्री द्वितीय चरण। यह से एक बात याद रखना कि अर्धसूत्री में जो घटना घटेगा वही घटना अर्धसूत्री दूसरा चरण में घटेगा। क्लियर? अब जरा ध्यान से समझेगा। अब आगे जरा बताते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बताते हैं? अर्धसूत्री के प्रथम चरण के बारे में बताते हैं। और अर्धसूत्री के प्रथम चरण के बारे में जो भी बात बताएंगे वो सब के सब होगा अर्धसूत्री के दूसरा चरण। अब जरा ध्यान से समझेगा कि अर्धसूत्री के प्रथम चरण भी के चरण से गुजरता है? तो 4 गो चरण से होकर गुजरता है। पहला का नाम याद रखना, प्रोफेज अवस्था। पहला का नाम का याद रखना है? पहला का नाम याद रखना है प्रोफेज अवस्था। बातें क्लियर? उसके बाद दूसरा का नाम याद रखना मेटाफेज। दूसरा का नाम का याद रखना मेटाफेज। और उसके बाद तीसरा अवस्था का नाम है एनाफेज। तीसरा अवस्था का नाम क्या है? एनाफेज। और उसके बाद चौथा अवस्था का नाम है टेलोफेज। चौथा अवस्था का नाम क्या है? तो टेलोफेज। अब यहाँ से एक बात जरा समझेगा कि अर्धसूत्री के प्रथम चरण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखाएगा प्रोफेज पहला अवस्था, मेटाफेज पहला अवस्था, एनाफेज पहला अवस्था, और टेलोफेज पहला अवस्था। क्लियर? हाँ या ना? यहाँ तक तो बातें समझ में आया होगा। अब ये जो प्रोफेज अवस्था है ये भी कितना चरण से होकर गुजरता है? तो 5 चरण से। तो यहाँ से एक बात याद रखना, बताओ जब कोशिका का विभाजन होता है तो सबसे बड़ी अवस्था कौन होगा? तो प्रोफेज अवस्था। क्यों? क्योंकि प्रोफेज अवस्था भी कितने चरण से होकर गुजर रहा है? 5 चरण से। पांचों का नाम याद रखना। पहला का नाम याद रखना, पहला का नाम है लेप्टोटीन। पहला का नाम का है? पहला का नाम है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन। उसके बाद दूसरा का नाम याद रखना जाइगोटीन। दूसरा का नाम का है? दूसरा का नाम है जाइगोटीन। क्लियर? दूसरा का नाम जाइगोटीन। तीसरा का नाम याद रखना पैकिटीन। तीसरा का नाम का है? तीसरा का नाम है पैकिटीन। तीसरा का नाम का है? पैकिटीन। यही वाला यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि उधर जगह न है। उसके बाद चौथा अवस्था का नाम है डिप्लोटीन। चौथा अवस्था का नाम का है? तो डिप्लोटीन। और उसके बाद पांचवा अवस्था का नाम क्या है? तो याद रखना डाइकिनेसिस। पांचवा अवस्था का नाम का है? तो पांचवा अवस्था का नाम है पांचवा अवस्था का नाम क्या है? डाइकिनेसिस। आप जरा ध्यान से समझेगा। बताओ अर्धसूत्री विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन होता है कहाँ? तो पौधा और जंतु के जनन कोशिका में होता है। और अर्धसूत्री विभाजन भी 2 चरण में होता है, अर्धसूत्री प्रथम चरण, अर्धसूत्री दूसरा चरण। जो पहला में होगा वो दूसरा में होगा। अब अर्धसूत्री पहला चरण भी के में कितना चरण होकर गुजरता है? 4।
पहला का नाम प्रोफेज पहला, मेटाफेज पहला, एनाफेज पहला, टेलोफेज पहला। उसके बाद प्रोफेज अवस्था भी कितने चरण से होकर गुजरता है? 5 चरण से। तो पहला का नाम लेप्टोटीन, दूसरा का नाम जाइगोटीन, तीसरा का नाम पैकेटीन, चौथा का नाम डिप्लोटीन और पांचवा का नाम क्या? डाइकिनेसिस। तो यहाँ से 2 वैरायटी का सवाल बनता है। पहला सवाल, अच्छी जी बताओ, अर्धसूत्री विभाजन में समय कम लग रहा है कि ज्यादा? देखो तो इतना घटना घटेगा तब एगो नया जीव का होगा, निर्माण होगा। एकर मतलब एकरा में समय का लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। समय का लग रहा है, तिरिया ऊपरे है मतलब ज्यादा समय लग रहा है। एकरा में समय का लग रहा है? अधिक। और समय अधिक लग रहा है, एकर मतलब ई सबसे जटिल है। ई सबसे का है? जटिल है। मतलब ई तुरंत बन सकता है? नहीं। तो बताओ सबसे जटिल कोशिका विभाजन केकरा में होता है? तो अर्धसूत्री में। अब बताओ समय सबसे कम केकरा में लग रहा था? आसूत्री विभाजन में। तो सबसे सरल विभाजन केकरा में होता है? तो आसूत्री में। दोनों सवाल याद हुआ? सबसे सरल कोशिका विभाजन होता है आसूत्री में, और सबसे जटिल कोशिका विभाजन किस में होता है? तो अर्धसूत्री में होता है। यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई, हाँ या ना?